हमारा वेल्डर ट्रेड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो कि निम्मी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, और इसी में से आपका आईटीआई के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। और अगर आप लोग आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है वेल्डिंग टेक्निक का। ठीक, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पहला चैप्टर जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है हमारा वेल्डिंग टेक्निक्स। तो वेल्डिंग टेक्निक्स पर जितने क्वेश्चन है हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 64 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, यानी कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो हमारा रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। तो स्टेप डाउन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है हमारा अब है 65 नंबर का क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच पोजीशन इज एडवांटेजियस फॉर इजी वेल्डिंग, यानी कि आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद होती है। तो देखिए अगर आपको आसान वेल्डिंग किस पोजीशन में करना आसान होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो आपका होता है फ्लैट, यानी कि जो समतल सतह होते हैं उस पर अगर आप लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस पर वेल्डिंग करना आसान होता है। तो समतल यानी कि फ्लैट सरफेस पर वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाई इन ए वेल्डिंग मशीन, यानी कि वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो देखिए वेल्डिंग मशीन में हम लोग जो यूज करते हैं एसी से डीसी सप्लाई में बदलने के लिए, तो उसमें जो हमारा डिवाइस यूज करते हैं वह हमारा डिवाइस रहता है रेक्टिफायर सेट। तो रेक्टिफायर सेट का प्रयोग हम लोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, क्योंकि हम लोग जो वेल्डिंग मशीन यूज करते हैं उसमें डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। तो हमारे पास जो एसी सप्लाई रहती है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर सेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेटल यूज्ड टू मेक अर्थ क्लैंप इन ए वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आयरन, ब्रास, एल्युमिनियम, कॉपर, एलॉय। तो देखिए वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए हम लोग जो मेटल यानी कि धातु प्रयोग करते हैं वह धातु हमारा रहता है कॉपर एलॉय। तो कॉपर एलॉय यानी कि तांबा मिश्र धातु का प्रयोग हम लोग वेल्डिंग में अर्थ क्लैंपिंग के लिए करते हैं। अब 68 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड ए 10 mm थिक प्लेट्स बाई आर्क वेल्डिंग, यानी कि आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 10 mm मोटी प्लेट को अगर वेल्ड करना है तो उसके लिए हम लोग जो करंट सेट करेंगे वो हमारा करंट सेट रहता है 110 एम्पियर का। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 110 एम्पियर का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द डेप्थ ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल प्लेट, वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या होता है। तो देखिए जो शब्द यहाँ पर होता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने। तो यहाँ पर है आपका फ्यूजन जोन, पेनिट्रेशन जोन, इसके बाद है आपका हीट अफेक्टेड जोन यानी कि गर्मी प्रभावित क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर ए डबल बेवल बट ज्वाइंट, डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए एंगल कितना होना चाहिए। देखिए डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए जो एंगल रखा जाता है वह 45 डिग्री रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 71 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इफ टू मेंबर्स वेल्डेड इन द सेम प्लेट, यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या होता है। तो देखिए अगर एक ही लेवल में अगर दो पार्ट्स या वर्कपीस को अगर सेम पोजीशन पे या सेम लेवल पर अगर जोड़ना हो तो वो जो ज्वाइंट कहलाता है वो हमारा ज्वाइंट कहलाता है बट ज्वाइंट।
ठीक, तो बट ज्वाइंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड करना हो तो हम लोग जो ज्वाइंट यूज करते हैं वो हमारा बट ज्वाइंट होता है। अब देखिए यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द वेल्ड। वेल्डिंग का ये जो प्रतीक आपके सामने दिख रहा है, ये प्रतीक कौन सा है? ऑप्शन है स्पॉट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, सिंगल जे बट, बैकिंग रन या बेल्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आपको प्रतीक दिख रहा है, ये प्रतीक हमारा होता है बैकिंग रन वेल्ड का। ठीक, तो बैकिंग रन वेल्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का डी आंसर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है हमारा अगला 73 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ वेल्ड फिनिशिंग सिंबल। वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है? तो देखिए जो आपको फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर है, ये फिगर है हमारा कंटूर सरफेस चिप्ड का। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंटूर सतह चिप्ड। तो देख सकते हैं आप लोग ये जो फिगर है कंटूर सरफेस चिप्ड का है। 74 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइंड एज वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग। ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? तो देखिए ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में जो परिभाषित किया गया है वो कहलाता है हमारा 3G। 3G जो है ये हमारा ग्रूविंग वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है अब यहाँ पर, विच टाइप ऑफ मेटल इज यूज्ड इन ए वेल्डिंग केबल। यानी कि वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आयरन, ब्रास, ब्रोंज, कॉपर। तो देखिए वेल्डिंग केबल में जिस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है वो हमारा मटेरियल रहता है कॉपर का। तो कॉपर मटेरियल का प्रयोग हम लोग करते हैं वेल्डिंग केबल में। ठीक, 76 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो टीआईजी वेल्डिंग में हम लोग किस प्रकार के गैस का प्रयोग करते हैं? तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग जो होता है उसमें हम लोग जो गैस यूज करते हैं वो गैस होता है हमारा हीलियम। ठीक, तो हीलियम हो गया, तो 76 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा हीलियम। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द एक्सेसरीज शुड बी वर्न ड्यूरिंग ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग के लिए सहायक उपकरण हमें क्या पहनना चाहिए? तो ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान अगर आप ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें अपने खुद की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए ओवरहेड वेल्डिंग अगर कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि आप अपने सर के ऊपर वेल्डिंग करते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर आप सर के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं तो जो वहां पे चिंगारियां निकलती हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होंगी, इसलिए आपको देखने में भी दिक्कत होगी और ऊपर से आपके आंखों को भी नुकसान हो सकती है। ठीक, तो इसके लिए आपके सर पर भी ये दिक्कत होगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हेलमेट जरूर पहनना चाहिए अगर हम ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं तो। यानी कि आप अपने सर के ऊपर कर रहे हैं वेल्डिंग तो वहां पर हेलमेट पहनना जरूरी है वेल्डिंग करते समय। तो 77 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेलमेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट असिस्ट फायर। निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करता है? तो देखिए आग में जो सहायता नहीं करता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आपको आग पैदा करना है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि फ्यूल होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपके पास ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपको, अब अगर आपके पास फ्यूल भी है ऑक्सीजन भी है तो आपको क्या करना चाहिए? इनको जलाने के लिए किसी न किसी इग्निशन यानी कि चिंगारी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, या प्रज्वलन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये भी आपके लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। आग पैदा करने के लिए हमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन और इग्निशन की जरूरत पड़ेगी आग अगर आपको उत्पन्न करना है तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आग में सहायता नहीं करती है। तो 78 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन एल्युमिनियम वेल्डिंग। एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर सेट, एसी ट्रांसफार्मर, रिवर्स पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, अगर आपको
ये पोलरिटी के बारे में अगर पढ़ना है स्पेशल, तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाए हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप लोग जाके अपना देख लीजिएगा। वहां पर आपका रिवर्स पोलरिटी क्या होता है, स्ट्रेट पोलरिटी क्या होता है, ये सब कुछ हम आपको वहां पर क्लियर कर दिए हैं। ठीक, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम वेल्डिंग अगर आपको करना है तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार के पोलरिटी का यूज करेंगे। तो देखिए, अगर एल्युमिनियम का वेल्डिंग करना है तो उसके लिए हम लोग जो रखते हैं वह रिवर्स पोलरिटी यानी कि विपरीत ध्रुवता रखते हैं। यहाँ पर हमारा 79 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज पोलरिटी, पोलरिटी क्या होता है। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि करंट की दिशा को निर्धारित करने का कार्य पोलरिटी ही एक तरह का समझिए होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करंट की दिशा पोलरिटी कहलाती है। ठीक, यानी कि पोलरिटी में यही किया जाता है कि वर्कपीस को निगेटिव रखा जाएगा या पॉजिटिव। ठीक, तो यही उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं। तो एक को इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहेगा तो वर्कपीस हमारा निगेटिव रहेगा, अगर हमारा वर्कपीस पॉजिटिव है तो जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा वह हमारा निगेटिव रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो पोलरिटी बनती हैं, एक स्ट्रेट पोलरिटी और दूसरा रिवर्स पोलरिटी बनती है। ठीक, 81 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ड्यू टू लॉन्ग आर्क इन वेल्डिंग सो इन ड्राइंग। ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है नॉर्मल पेनिट्रेशन, मोर पेनिट्रेशन, लेस वेल्ड डिपोजिशन। यानी कि ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव रहता है कि लेस पेनिट्रेशन, कम पेनिट्रेशन होता है। ठीक, तो 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लेस पेनिट्रेशन। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। यानी कि बेयर वायर इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग किस प्रकार के पोलरिटी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अगर आपका बेयर वायर इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए हम लोग जो पोलरिटी यूज करेंगे वह पोलरिटी हम लोग रखते हैं स्ट्रेट पोलरिटी, यानी कि सीधी ध्रुवता रखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट सो इन द सिंबल ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड ज्वाइंट का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ए प्रतीक वाला यहाँ पर जो है आपका ये हमारा कहलाता है स्क्वायर बट वेल्ड का। ठीक, यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर बट वेल्ड का। तो यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये वाला फिगर, ये हमारा स्क्वायर बट वेल्ड का है। ठीक, देख सकते हैं स्क्वायर बट वेल्ड का है। 84 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी की बात किया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं डी वाले जो है ये हमारा इसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला यहाँ पर जो है, एक तो है आपका अवतल फिलेट, दूसरा यहाँ पर है आपका कॉन्वेक्स डबल वी बट, इसके बाद सी है आपका फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड, इसके बाद है आपका फ्लैट प्लस वी बट वेल्ड विथ बैकिंग रन। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपको जो फिगर दिखाया गया था वो फिगर था कि फ्लैट प्लस वी बट वेल्ड रनिंग के साथ, बैकिंग रन के साथ। ठीक, तो फ्लैट प्लस वी बट वेल्ड विथ बैकिंग रन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का डी। 85 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ माइल्ड स्टील पाइप। तो एमएस पाइप के जो दो प्रकार होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो एमएस पाइप होते हैं माइल्ड स्टील वाले जो रहते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है हमारा सीमलेस पाइप, दूसरा होता है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप। ठीक, तो सीमलेस पाइप और रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का डी। अब यहाँ पर 86 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ज्वाइंट फॉर द सिंबल सो इन सी। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे सिंबल हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है जो सिंबल सी है ये क्या है, किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सिंबल सी आपको दिख रहा है ये प्रतीक है हमारा कॉन्केव फिलेट का। तो कॉन्केव फिलेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल फिलेट। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसेज
शॉर्ट आर्क लेंथ, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है? तो देखिए जो छोटी आर्क लंबाई उत्पन्न करता है वो इलेक्ट्रोड रहता है हमारा हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। तो हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड जो रहता है वह इलेक्ट्रोड क्या करता है कि छोटी आर्क लंबाई उत्पादन करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस डीप पेनिट्रेशन वेल्ड। तो किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है? तो देखिए अगर आर्क द्वारा हम लोग गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करना है तो हम लोग जो आर्क यूज करते हैं वो आर्क रहता है हमारा शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर्क की लंबाई। ठीक, तो लघु आर्क की लंबाई की जो आर्क लंबाई होती है वह गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। ठीक, तो लघु आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कन्वर्जन फंक्शन ऑफ ए रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है? तो देखिए रेक्टिफायर का जो रूपांतरण कार्य होता है वो रहता है हमारा एसी टू डीसी, यानी कि रेक्टिफायर का काम एसी को डीसी में बदलना होता है। ये हमने दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में ही बता दिया था। तो रेक्टिफायर का रूपांतरण का कार्य एसी टू डीसी सप्लाई में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस करेक्ट फ्यूजन। किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है? ऑप्शन है आर्क लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ, टू लॉन्ग आर्क लेंथ। तो देखिए जो सही फ्यूजन पैदा करती है वो हमारा जो आर्क की लंबाई रहती है वो रहता है कि नॉर्मल आर्क लेंथ जो होता है वह क्या करता है, सही फ्यूजन पैदा करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोलरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। यानी कि अलौह धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए हम लोग किस प्रकार के ध्रुवता रखते हैं या पोलरिटी यूज करते हैं? तो देखिए अगर हमारा नॉन फेरस मेटल है तो उसके लिए हम लोग जो पोलरिटी यूज करते हैं वेल्डिंग करने के लिए वह हमारा पोलरिटी रहता है रिवर्स पोलरिटी। तो रिवर्स यानी कि विपरीत ध्रुवता का हम लोग प्रयोग करते हैं जब हम लोग नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 92 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है वह रहता है हमारा इंजन जनरेटर सेट। तो इंजन जनरेटर सेट यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंजन जनरेटर सेट। अब देखिए यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का जो एंगल रहता है वह कितने डिग्री तक रहता है? देखिए अगर आप ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोड का एंगल रखते हैं हम लोग वह इलेक्ट्रोड का एंगल रहता है 80 से 90 डिग्री पर। ठीक, तो 80 से 90 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूसेस ह्यूमिंग साउंड। किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? तो देखिए जिस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि, यहाँ पर देखिए ये आर्क होगा, आर्क नहीं होगा। ठीक, तो आर्क गुनगुनाती ध्वनि जो पैदा करता है वो हमारा रहता है लॉन्ग आर्क लेंथ। तो अगर आपके आर्क की लंबाई ज्यादा है तो वह क्या करती है, गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ यूज्ड इन थिन शीट मेटल। पतली शीट धातुओं में किस प्रकार के आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है? तो देखिए पतली शीट धातुओं में हम लोग जो आर्क लंबाई यूज करते हैं वह आर्क लंबाई रहता है हमारा लॉन्ग आर्क लेंथ। लंबी आर्क की लंबाई पतली शीट धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप पोलरिटी यूज्ड इन शीट मेटल वेल्डिंग। शीट मेटल वेल्डिंग में हम लोग किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करते हैं या किस प्रकार के पोलरिटी का प्रयोग करते हैं? तो देखिए अगर शीट मेटल का वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जो पोलरिटी यूज करते हैं वह पोलरिटी हमारा रहता है रिवर्स पोलरिटी। ठीक, तो रिवर्स पोलरिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, विच पोलरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग विथ हैवी एंड सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स। भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो भारी और सुपर
भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में हम लोग जो पोलरिटी यूज करते हैं वो पोलरिटी हमारा रहता है रिवर्स पोलरिटी। तो विपरीत ध्रुवता यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है, विच पोलरिटी इज यूज्ड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए हम लोग किस प्रकार के पोलरिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए कास्ट आयरन की अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो जो हम लोग पोलरिटी यूज करते हैं वह हमारा रिवर्स पोलरिटी होता है। ठीक, अब देखिए आप लोगों को हम बता दें कि अगर आप लोग जब ITI के एग्जाम देने जाएंगे तो जब भी पोलरिटी की बात करेगा तो यहाँ पर दो ही पोलरिटी होती हैं, एक आपका रिवर्स पोलरिटी होता है, दूसरा आपका स्ट्रेट पोलरिटी होता है। इसी में से आपको कोई भी टिक कर देना है अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो। अगर आपका कभी भी अगर सही होगा तो इन्हीं दोनों में से सही होगा, कोई एक सही होगा। ठीक, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो कभी भी अगर पोलरिटी की बात करेगा तो आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो आप हमेशा इन्हीं दो ऑप्शन को चेक करेंगे, एक रिवर्स पोलरिटी एक स्ट्रेट पोलरिटी वाला, बाकी आप किसी भी ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक, इसके बाद जो आपका दो ऑप्शन बचेगा तो उसमें आप अपना देख लीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, इससे आपको ये नहीं रहेगा कि रेक्टिफायर सेट क्या होगा, AC ट्रांसफार्मर क्या होगा, अब स्ट्रेट पोलरिटी रिवर्स पोलरिटी अब किस पे टिक करा जाए। तो पोलरिटी आपके दो ही होते हैं। ठीक, रिवर्स पोलरिटी स्ट्रेट पोलरिटी, तो इन्हीं दोनों में से जो आपका आंसर आएगा इन्हीं दोनों में से आएगा। ठीक, तो अपने हिसाब से वहां पर टिक कर दीजिएगा जो सही होता है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे पे लगा दें। तो ये हो जाएगा आपका कि कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, तो रिवर्स पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बता दिया, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा रिवर्स पोलरिटी। 99 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का एंगल क्या रखा जाता है। तो देखिए अगर आपका फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का जो एंगल रखा जाता है वह रहता है हमारा 70 से 80 डिग्री। ठीक, तो 70 से 80 डिग्री रखा जाता है। अगर यही क्षैतिज वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोड का जो एंगल होता है ये हमारा रहता है 70 से 80 डिग्री, ये भी हमारा रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ नोजल सुटेबल फॉर वेल्डिंग 10 mm डाया पाइप विथ 3.15 mm वॉल। कह रहे 3.15 mm मोटी दीवार के साथ 50 mm व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या होता है। तो यहाँ पर जो नोजल का आकार होता है वो हमारा होता है 7। ठीक, तो 102 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैपिंग द वेल्ड केबल अराउंड द जॉब इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य होता है कि टू कंट्रोल आर्क ब्लो, यानी कि आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेट देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 104 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिक्सिंग रन ऑन रन ऑफ प्लेट इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका उद्देश्य यहाँ पर रहता है वो रहता है आपका कि कंट्रोल आर्क ब्लो, यानी कि आर्क के झटके को नियंत्रण करने के लिए। 105 नंबर का क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कीपिंग ए मैग्नेटिक ब्रिज ऑन द टैप ऑफ द ग्रूव ज्वाइंट। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि ग्रूव ज्वाइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए ग्रूव ज्वाइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर जिस दोष को हम लोग नियंत्रित करते हैं वो दोष रहता है हमारा आर्क ब्लो, यानी कि आर्क झटके को हम लोग नियंत्रित करते हैं ग्रूव ज्वाइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर। ठीक, 105 का ये हो गया आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 106 नंबर का कह रहा है यहाँ पर, व्हाट डिफेक्ट यू फाइंड द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है। तो ये जो दोष है वो आपको बताना है फिगर में। यहाँ पर जो आप लोगों को दोष दिख रहा है, ठीक, ये जो दोष दिख रहा है ये किस प्रकार का दोष है। तो देखिए दोस्तों ये जो दोष है हमारा आर्क ब्लो, यानी कि आर्क के झटके का यहाँ पर है। ठीक, तो आर्क ब्लो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्क झटका। देखिए यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द ज्वाइंट्स आर कवर्ड अंडर फिलेट ग्रुप। कौन सा ज्वाइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जो ज्वाइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं वो है हमारा तो टी ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कार्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट। ये सब क्या है
कि फिलेट ज्वाइंट के समूह के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 109 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द रूट गैप इज लेजर देन 1/6 ऑफ प्लेट थिकनेस। यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा। तो देखिए यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो वहां पर जो आपका देखिए जो होता है वो रहता है कि बेस मेटल नॉट फ्यूज्ड टिल द बॉटम ऑफ ज्वाइंट, यानी कि जो बेस मेटल होता है यह ज्वाइंट के तल तक फ्यूज नहीं होता है। ठीक, यदि रूट लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बताया था, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन हमने आपको ऊपर बताया था जिसमें यह पूछा गया था कि किस आर्क की लंबाई, वहां पर था हमारा ह्यूमिंग साउंड। ह्यूमिंग साउंड की बात किए थे तो वहां पर हमारा लॉन्ग आर्क लेंथ आया था। ठीक, तो ह्यूमिंग साउंड की हम लोग जब बात किए थे, जब देखिए ह्यूमिंग साउंड की बात करेगा HUMMING, ह्यूमिंग साउंड की बात करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लॉन्ग आर्क लेंथ हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब यहाँ पर कहेगा पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड यानी कि कड़क ध्वनि, कड़क ध्वनि की जब बात करेगा तो यहाँ पर हमारा आएगा शॉर्ट आर्क लेंथ। ठीक, ह्यूमिंग साउंड मतलब होता है आपको, जो हिंदी होता है इसका ह्यूमिंग साउंड का, ये होता है आपका गुनगुनाती हवा। ठीक, इसका मतलब होता है आपका गुनगुनाती हवा, गुनगुनाती आवाज, ध्वनि या गुनगुनाती ध्वनि। ठीक, तो ये हो गया। तो इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर लीजिएगा कि जब कहेगा कि किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि यानी कि पॉपिंग साउंड करेगा तो हमारा होता है शॉर्ट आर्क लेंथ। लेकिन अगर इसी की जगह पर आपको आ जाता कि ह्यूमिंग साउंड, जो कि हमने इसके पहले क्वेश्चन कराया था 94 नंबर का, तो उसमें था हमारा पूछा था ह्यूमिंग साउंड यानी कि गुनगुनाती ध्वनि, तो गुनगुनाती ध्वनि कहेगा तो वहां पर हमारा लॉन्ग आर्क लेंथ होगा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये मत कहिए कि आपने गलत बता दिया, आपका कंफ्यूजन यहाँ पर आपको अपना दूर कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर अब 111 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट आर्क लेंथ शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द स्पैटर। स्पैटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अगर स्पैटर को कम करना है तो वहां पर हम लोग जो आर्क की लंबाई यूज करते हैं वह हमारा आर्क की लंबाई रहता है नॉर्मल आर्क लेंथ। तो नॉर्मल आर्क लेंथ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 111 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 112 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी इन डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रो बिकम रेड हॉट यानी कि इलेक्ट्रोड लाल गर्म हो जाते हैं, जाप के साथ इलेक्ट्रोड फ्रीज हो जाएगा, अतिरिक्त स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन, और यह प्लेटों के किनारों से पिघल कर निकलेगा। तो देखिए डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का जो संकेत होता है वो रहता है कि एक्सेस स्पैटर एंड पुअर पेनिट्रेशन, यानी कि अतिरिक्त स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन। तो 112 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू नेम द डिप्रेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ द वेल्ड। आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं। तो यह हम लोग देते हैं क्रेटर। ठीक, तो क्रेटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का बी, कि वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन यानी कि गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर। ये हो जाएगा आपका कि आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का जो हम लोग नाम देते हैं वो हमारा क्रेटर कहलाता है। ठीक, तो 113 के यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद है हमारा 114 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो इन द फिगर बिलो। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव है। तो यहाँ पर देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है ये आपका कि आर्क इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी कि जो आर्क है इसके मूल पथ से भटक जाता है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो पाथ है मूल मार्ग से अपने भटक जा रहा है। ठीक, देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच डिफेक्ट विल अकर व्हेन द इक्विपमेंट इज
चेंज फॉर एसी टू डीसी सप्लाई इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने पर कौन सा दोष होगा? तो यहाँ पर देखिए जो दोष होगा वह दोष रहता है हमारा आर्क ब्लो का। ठीक, तो आर्क ब्लो का दोष होगा यहाँ पर हमारा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 115 का आंसर करेक्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक, ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है वेल्डिंग टेक्निक वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो हमारा वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील का रहेगा। ठीक, इसके बाद हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकंड सेमेस्टर वाला अपना चालू करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।